जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी डियर स्टूडेंट्स का स्वागत है। जितने भी यूपीएस एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन के बच्चे, चाहे वो यूपीएस प्रीलिम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट्स या सीआईएसएफ, कोई भी एग्जाम आप देना चाहे, मैं आपको जो आज लेक्चर बता रहा हूं, जो आप आज को लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, ये यूपीएससी लेवल के किसी भी एग्जाम में आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहां से यूपीएससी एग्जाम या अदर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपके लिए स्पेशली लेक्चर शूट किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि बहुत नेक्स्ट जल्दी आपको एक अच्छे लेक्चरों की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, वेट ना करते हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके लिए कि कौन सा स्टैटिक टॉपिक है आज का। तो पहला टॉपिक रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, 1857 रिवोल्ट, 1857 की महान क्रांति। डियर स्टूडेंट, द म्यूटनी ऑफ 1857, द नेशनल रिवोल्ट, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फर्स्ट, ऐसे कई नामों से ये रिवोल्ट जाना गया है। मैं निश्चित ही आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन आप खुद अपने आप बना पाओ, क्योंकि लेक्चर हमने स्पेशल आपके लिए यूपीएससी प्रेफरेंस के लिए तैयार किया है कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए और एक एक चीज पर हम फोकस करेंगे, उन चीजों को आप अच्छे से समझना, ठीक है। और लास्ट में कोई भी आपको कमेंट हो तो हमें बाद में कमेंट कीजिए, तो हम आप निश्चित ही इसमें और भी आपके डाउट्स को हम लेंगे और हम आंसर इसमें आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने हम इसको इतने सेशनों में पढ़ेंगे। जो पहला सेशन रहेगा, इसमें हम इंट्रोडक्शन को लेंगे कि 1857 का रिवोल्ट का इंट्रोडक्शन क्या रहा। फिर उसके बाद कॉजेज लेंगे कि आखिर क्या कारण थे 1857 की क्रांति के। उसके बाद हम जो इस पे लेने जाएंगे कि लीडर ऑफ द रिवोल्ट कौन थे, इसमें रिवोल्ट के लीडर कौन रहे, ठीक है, उन चीजों को प्रिफेयर करेंगे। उसके बाद ये रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, इसके बाद क्या इंपैक्ट हुआ, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ आए थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी, हमने स्पेशली लेक्चर आप बच्चों के लिए तैयार किया जो यूपीएससी लेवल की एग्जाम करे, खासकर एनडीए, सीडीएस, सीआईएसएफ और यूपीएससी प्रीलिम्स के बच्चों के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिए कि जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने आपको इसलिए ये थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन में पहले लेकर आए ताकि इस क्वेश्चनों को आप पढ़ें और जब हम पढ़ेंगे आंसर आप बीच में अपने आप आता जाएगा, क्योंकि एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है जो हम इलेक्शन में बीच में पढ़ेंगे और वहां पर क्वेश्चन आए है ना। चिन्हट का वॉर, इनमें से कौन सा लीडर था जो चिन्हट का वॉर लड़ा था 1857 के रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ रिवोल्ट 18, डंका शाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ 1857 रिवोल्ट। डियर, हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की महान क्रांति, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो हर चीज को प्रिफेयर कीजिए, थोड़ा सा अच्छे समझिए। आप नोट्स बनाना चाहते तो वो भी यहां से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोकस करना है कि क्या वास्तव में इसका इंट्रोडक्शन रहा होगा। तो हम पढ़ते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। डियर स्टूडेंट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज हेल्ड द वाटरशेड और द ग्रेट डिवाइड द कॉलोनियल स्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो, हिंदुस्तान में ब्रिटिश ने कॉलोनियल इंपैक्ट पूरा खड़ा कर रखा था। पूरे भारत में ब्रिटिश राज चलता था, बड़ी बड़ी रियासतें उनके अधीन होती थी और लगभग पूरे देश में इंपीरियलिज्म की पॉलिसी उन्होंने बिछा रखी थी। तो पूरा भारत क्या था, एक कॉलोनियल सेक्टर में बना हुआ था। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1850 वाज द फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर रेबेलियन बाय द सोल्जर, पीजन एंड ट्राइबल ऑफ द 19th सेंचुरी। इस रिवोल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये इसके पहले रिवोल्ट से बहुत डिफरेंट था। और मैं आपको बता दूं, 1857 रिवोल्ट्स एक इंपॉर्टेंट इवेंट था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज जाते जाते बच गए। इसका कॉन्सेप्ट है कि वो यहां से खत्म हो सकते थे, लेकिन कुछ कारणों से हम वो भी देखेंगे कि क्यों फेल हुआ है रिवोल्ट्स। तो आप एक एक पॉइंट पर कीजिए कि इसके पहले इन लोगों ने कभी भी ऐसा रिवोल्ट नहीं किया था। द स्केल एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लार्ज, स्पॉइल्स एंड मेनी सेंटर म्यूटेंट्स एंड दिस वाज accompanied by सिविल डिस्टर्बेंस। पूरे देश में सोल्जरों ने, अधिकतर सोल्जरों ने और आम लोगों ने इस रिवोल्ट में भाग लिया था। तो पूरी उनका यहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्बेंस हो गया था अंग्रेजों का, ठीक है।
द एक्सटेंट ऑफ द रिवोल्ट वॉज मोस्टली और नॉर्थ सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इस चीज को आप अच्छे से याद रखें कि कहां कहां पर ये रिवोल्ट फैला। नॉर्थ में मैं आपको अच्छे से बता दूं कहां कहां फैला था। नॉर्थ में बिहार और उत्तर प्रदेश के मेन सेंटर थे, ठीक है। सेंट्रल पार्ट मध्य प्रदेश, यहां तक कि इंदौर वगैरह में भी इसका इफेक्ट था। और वेस्टर्न इंडिया राजपूताना पंजाब के रीजन्स में भी इसका इफेक्ट रहा। इट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द यूरोपियन कॉलोनियल रूल। ये इतना बड़ा प्रतिरोध था, रेजिस्टेंस था अंग्रेजों के विरुद्ध कि इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो आम लोग हो, उस समय के लीडर्स हो, उस समय के जो क्रांतिकारी लोग, वो सब लोगों ने, आम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर, जमींदार, किसानों ने, सबने भाग लिया। तो ये इसका इंट्रोडक्शंस इंपॉर्टेंट हमने देखा। नेक्स्ट हम आते हैं द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1856। इसको महान क्रांति कहा जाता है 1857 की। देखते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इनकी जो पॉलिसीज थी इंडिया में, जो इनका रूल चलता था इंडिया में, वो पॉलिसी इतनी ज्यादा भारतीयों के एक ऐसा बोल सकते हो क्रूशियल पॉलिसी वगैरह जो भारतीयों को तबाह कर देती थी। इसके खिलाफ भारतीयों ने पहली बार एक होकर आवाज उठाई थी। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट इमर्ज फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट, सोशो कल्चर इकोनॉमी। ये इन चीजों पर आप फोकस करना, क्योंकि हम ये सारी चीजें इस पे फोकस करेंगे कि सोशो कल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वॉर। इट वॉज नॉट आइसोलेट रिबेलियन रेदर देन चेन ऑफ रिबेलियंस were already taken place in different areas of their territory prior 1857। हिंदुस्तान में इसके पहले भी रिवोल्ट हुए, लेकिन ये सब कारणों का एक निचोड़, जिसको आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ने उस पूरे रीजंस को हवा दे दी थी, ठीक है। उसके बाद अर्ली प्रेसिडेंट्स हम बात करें तो इसके पहले भी कई बार सोल्जरों ने रिवोल्ट यहां पर किया है। 1806 में वेल्लोर म्यूटनी थी, आपको पता है वेल्लोर म्यूटनी जो टीपू सुल्तान के जो सोल्जर्स थे बाद में उन्होंने किया था इसमें। 1824 द 47 रेजिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बैरकपुर रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट। भारतीय सोल्जर जो है समुद्र पार करके जाना उनके धर्म के खिलाफ था। तो 1824 में जब बर्मा पर अंग्रेज आक्रमण कर रहे थे म्यांमार, तो भारतीय सोल्जरों ने बैरकपुर छावनी में रिवोल्ट। और ये बैरकपुर छावनी फिर से याद रखना, उस पूरी आग की चिंगारी जो बैरकपुर से ही लगेगी। हम आगे इसको देखेंगे, इसलिए हर चीज को आप अच्छे से पढ़ना। इन 1844 7 बटालियन रिवोल्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ बट्टा एंड सैलरी। ये अंग्रेज हमसे बोलते थे कि आप यहां लड़ोगे, भारतीय सोल्जरों को बोलते आप यहां अगर लड़ते हो तो हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे, ज्यादा अलाउंस देंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। तो 1844 में ऐसा बोला था। पंजाब वाले क्वेश्चंस पर हम आपको अलग से बट्टा यानी कि अलाउंसेस देंगे, लेकिन बाद में सोल्जरों को नहीं दिया था। देयर वर द म्यूटनीज 1825 आसाम में ऐसी म्यूटनी हो चुकी थी। उसके पहले 1838 में शोलापुर में हो चुकी थी, 1844 में सिंध में हो चुकी थी, 1849 पंजाब में, कई जगह पर ऐसी म्यूटनीज हुई थी। इसलिए इसको द ग्रेट रिवोल्ट, द म्यूटनी ऑफ 1857 कहा जाए। म्यूटनी वर्ड यूज होता है जहां पर सोल्जर रिवोल्ट को स्टार्ट करते हैं, उसको म्यूटनीज कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फोकस करना पड़ेगा इन चीजों पे। हम सबसे पहले टारगेट करेंगे, कोई भी चीज स्टार्ट होती है उसके कॉजेस क्या होते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ द 1857। तो हम सबसे पहले इसके कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज, आखिर इसके राजनीतिक कारण क्या थे। उसके बाद सेकंड चर्चा करें इकोनॉमिकल कॉजेस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सोशल रिलीजियस कॉजेस पर, फिर मिलिट्री कॉजेस पर, और फिर इमीडिएटली कॉजेस क्या क्या रहे, और उसके बाद अदर और कॉजेस रहे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉजेस पर 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस पर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉजेस की अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी थी जिससे भारतीय राजा काफी नाराज थे। मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजा जो रहे वो अंग्रेजों के साथ भी थे, कुछ अंग्रेजों के खिलाफ भी थे, और कुछ ऐसे थे कि जो अंग्रेजों के साथ भी नहीं थे और अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं थे। यानी कि आप बोल सकते खुलकर विरोध भी नहीं करते थे उनका और भारतीयों का साथ भी नहीं दे सकते थे। अब यहां पर पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन
ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। सबसे ज्यादा एक्सटेंशन कहीं हुआ है तो डलहौजी के टाइम पीरियड पर ही हुआ है, यानी कि डलहौजी ने ही लास्ट में इतना स्प्रेड एक्सपांशन किया, तो उसके बाद इंडिया में कोई उन्होंने टेरिटरी को, यानी मैं बात करूं 1857 के रिवोल्ट के बाद, कोई भी 1 इंच जमीन उन्होंने भारतीयों की फिर उसके बाद नहीं एनेक्स की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हुआ था डलहौजी के कारण ही हुआ था, तो हम इसमें पॉलिटिकल कॉजेस भी देखेंगे। और डलहौजी क्या था, भारतीय राजाओं को बहुत परेशान करता था, हम देखेंगे वो क्या कारण था। डलहौजी अनाउंस इन 1849 दैट द सक्सेसर ऑफ द बहादुर शाह, ये भी इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड वुड हैव टू लीव द रेड फोर्ट। बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे उनको बोला आप सिर्फ कहां रहिए, रेड फोर्ट के बाहर, आपका कोई भी आधिपत्य नहीं रहेगा, आप और आपका मुगल बादशाह पद ये भी खत्म, ठीक है, आपकी पेंशन भी बंद, सब कुछ बंद। यानी भारतीय राजाओं के टाइटल्स भी, जैसे पेशवा तो पेशवा साइड खत्म, सब राजाओं के टाइटल, अधिकतर राजाओं के टाइटल्स खत्म करवा दिए, कोई मुगल बादशाह नहीं। द एनेक्सेशन ऑफ द बाघाट उदयपुर, इनको सबसे उन्होंने क्या करने लगा, एनेक्स करने लगा। वेयर हाउएवर कैंसल्ड एंड दे वर रेस्टोरेड टू देयर रूलिंग हाउसेज, उन सभी रियासतों को अधीन करके क्या करने लगा, वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपना रूल स्टार्ट कर दिया डलहौजी ने। और डलहौजी के बारे में बता दूं, डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856 तक शासन किया है। और मैं बताता हूं कि डलहौजी ने एक तरफ रिफॉर्म्स भी किया था, तो एक तरफ उसकी पॉलिसी भी थी। और उसकी पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में आने वाली, वो पॉलिसी ने 1857 की क्रांति को हवा दी थी। क्या थी वो पॉलिसी, तो व्हेन डलहौजी वांटेड टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखना, इसका मतलब होता है हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, भारतीय राजाओं की रियासत को हड़पना। टू काउली राजपूताना, एक रियासत थी काउली राजपूताना, इट वाज ओवररूल्ड बाय द कोड ऑफ डायरेक्टर। इसलिए कोड ऑफ डायरेक्टर, जो एक सरकार होती है, आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बोलते थे, इनके नियम को ओवररूल्ड करके वो रियासतों को हड़प रहा था। तो भारतीय राजा जो थे उससे नाराज होते थे। अब ऐसा क्यों हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था क्या नहीं था, इसलिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा सब्सिडरी अलायंस, और ये सब्सिडरी अलायंस आपको बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो सब्सिडरी अलायंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और मैं इसका इतिहास बता दूं, ये है लॉर्ड वेलेस्ली साहब, और लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने इसको 1799 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या था ये सिस्टम, तो जानिए। अकॉर्डिंग द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्स। ठीक है ना, भारतीय राजा अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं रख सकते अगर आपने अलायंस ज्वाइन किया है तो। They were to be protected by the company and had to pay for the subsidiary forces. आपको जो सब्सिडरी फोर्सेज है, सब्सिडरी फोर्स यानी ब्रिटिश फोर्स जो आपकी सुरक्षा करे, उसको आपको पे करना पड़ेगा, आपको उनको सैलरी वाइज देना पड़ेगा। अंडर रिचर्ड वेलेस्ली टू द गवर्नर जनरल 1805, द नवाब ऑफ अवध एंड हैदराबाद वेर फोर्स टू गिव ओवर पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी एज दे हैड टू फेल टू पे फॉर द अलायंस। अवध के नवाब ने बाद में स्वीकार की थी, लेकिन इसके पहले, सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस पे अगर साइन किया तो हैदराबाद के निजाम ने इस पर साइन किया था, मीर अली ने। और ये हैदराबाद पहली रियासत थी जिसने सब्सिडरी अलायंस को माना। यानी सिंपल सा आपकी रियासत उठा के अंग्रेजों के हाथ में दे देना, आप राजा रहोगे, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा आप देखोगे, पूरी सेना को कंट्रोल करना, उनका रेजिस्टेंट आपके बीच में रहना, आपसे उनका बिजनेस आप सिर्फ किससे कर सकते थे, आप फ्रेंच डच से नहीं कर सकते, आप सिर्फ बिजनेस ब्रिटिश से ही कर सकते थे। तो ये पूरा उनका सिस्टम रहा। आप चाहे तो इसमें नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो भारत में ये सारी चीज चली थी। तो ये सब्सिडरी अलायंस इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि डॉक्ट्रिन, ये सब्सिडरी अलायंस ही आगे जाके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कन्वर्ट हो जाती कि पहले तो भारतीय राजाओं से उन्होंने सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर लिए, बाद में डलहौजी आया तो कुछ उसने अपने नियम बना दिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जैसे ही आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। भारत में 3 तरह के स्टेट्स होते थे। अभी 3 तरह के स्टेट्स, 3 टाइप्स स्टेट्स क्या होते थे। एक तो होते थे इंडिपेंडेंट रियासत, और इंडिपेंडेंट जो रूलिंग अथॉरिटी से बड़ी बड़ी रियासतें स्वतंत्र होती थी,
उन पे कोई ज़्यादा वो पता था कि ये लड़ नहीं सकते, जैसे राजपूताना में कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ। कुछ थी सबॉर्डिनेट जो कुछ अंग्रेजों पर भी डिपेंड थी और कुछ अपनी इच्छा से स्वतंत्र भी थे, और कुछ थे डिपेंडेबल, यानी छोटी रियासत पूर्णतः किस पर डिपेंड थी, अंग्रेजों पर डिपेंड थी। अब यहां पे क्या लेकर आते हैं आप अच्छे से देखिए। Doctrine of lapse was devised by the British as an annexation of policies was aggressive followed by Dalhousie and come to be widely resistant. इसने उसको बड़ी तरह से यहां पर क्या कर दिया, लागू कर दिया। This aforesaid policy caused suspicion and unease among the Indian ruling class after the right of succession was denied to the adopted son of the Hindu princes. आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वाली लाइन आपको याद रखना पड़ेगी कि भारतीय राजा जिनका रियल सक्सेसर नहीं है, उनका खुद का बच्चा नहीं है, तो वो एडॉप्ट किए हुए सन को अपना नेक्स्ट सक्सेसर नहीं बना सकते। अगर किसी रियासत के पास अपना खुद का बच्चा नहीं है तो रियासत आप अंग्रेजों को दे दो। तो क्या था, 3 टाइप्स की स्टेट थी। बड़े बड़े राजाओं को तो अंग्रेजों ने थोड़ी सी छूट दे दी कि ठीक है आप बड़े रियासत हो तो हम आपके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सबऑर्डिनेट रियासतों को बोला नहीं, आपको तो हमसे पूछना पड़ेगा और हम अगर परमिशन देते हैं तो आप एडॉप्ट किए सन को रख सकते हैं। डिपेंडेबल रियासत जो थी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको रियासत देना ही पड़ेगी। तो हम देखते हो छोटी रियासत जिनको अंग्रेजों ने के समय यानी डलहौजी के समय उनको एनेक्स किया था। सबसे पहले हमने बात की थी अभी बाघाट, इनको एडॉप्ट कर लिया था। फिर सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनको सबको एडॉप्ट कर लिया एक के बाद ये देखना ये सब रियासतों ने उसके बाद क्या किया था, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। आप इनको ढंग से अच्छे से देखिए, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब ने रिवोल्ट में उस समय क्या किया, पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मजबूरी थी उनकी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमने पहले उस पर चर्चा की पॉलिटिकल। 2 चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आप अच्छे से याद रखिए, दूसरा भारतीय राजाओं के टाइटल्स पेंशन खत्म कर देना, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो पॉलिटिकल कॉजेज में आती। उसके बाद हम दूसरी चर्चा करेंगे तो सोशल रिलीजियस कॉजेज। देखो अब एक तो कारण था नहीं 1857 की क्रांति का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, क्योंकि लोग मानते कि सिर्फ चर्बी लगे कारतूस नहीं, चर्बी लगे कारतूस तो नहीं, इसका ब्रॉड अगर आप पूरा देखें तो सिर्फ जो ग्रेस कार्टिस थे वो इसका रीजन नहीं था, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब आप बोल सकते हो कि एक पूरा बारूद का ढेर था, उसमें एक चिंगारी जो लगी उसने पूरा इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। तो वो चिंगारी कौन थी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमने जैसे पॉलिटिकल कॉजेस पे चर्चा की, ऐसे हम सोशल रिलीजियस कॉजेस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पे आम लोगों ने, जो समय लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो हम चर्चा कर रहे हैं, द ब्रिटिश हैड अबंडेंड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडियंस। भारतीय राजाओं की कुछ धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं थी, अंग्रेज उसमें छेड़छाड़ करने लग गए। वो पॉलिसीज ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, वो भारतीयों के लिए कुछ तो ठीक भी थी, लेकिन भारतीय लोग समझते नहीं ये हमारे धर्म में क्या है, इंटरफेरेंस है। जैसे हम बात करें एबोलिशन ऑफ सती 1929, ये लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय इसको ये सती एक्ट बना दिया था, ठीक है ना, और ये ठीक है ना 1829 में हुआ था। उसके बाद हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये भी एक कानून आ गया था उस समय 1856 में डलहौजी के समय, फिर लॉर्ड कैनिंग ने इसको अप्लाई किया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता था नहीं ये जो क्रिश्चियनिटी ये हमारे ऊपर लादना चाहते हैं, हमारे रीति रिवाज खत्म करना चाहते हैं। वैसे कुछ अच्छी पॉलिसी भी थी यहाँ पर। उसके बाद हम चर्चा करें, क्रिश्चियनिटी मिशनरी वर अलाउड टू एंटर इंडिया एंड कैरी ऑन विद देयर मिशंस प्रोसलाइटिंग बाय एन एक्ट इन 1850। भारतीय लोगों को बहला फुसला कर जबरदस्ती दूसरे, इसका मतलब प्रोसलाइटिंग का मतलब दूसरे पंथ को स्वीकार करा देना, भारतीय लोगों को बहला फुसला देते थे वो। तो उन्होंने इसके पहले आपको पता 1830 जो कानून आया था 1813 में चार्टर, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दे दिया था, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने कानून बना दी कि आप अगर हमारे धर्म में आते हो तो हम आपको बहुत ज्यादा रियायत देते हैं। 1850 में एक ऐसा कानून है। उसके बाद रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850 मॉडिफाई द ट्रांजिशनल हिंदू लॉ, भारतीय लॉ को चेंज कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द चेंज द रिलीजियस वुड नॉट डिबर ए सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। देखो
कानून क्या बनाया, अगर आप क्रिश्चियन बन जाते तो आपके पिता की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन आप क्रिश्चियन से नहीं बनोगे, आप हिंदू, तो आपकी प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का कोई हक नहीं रहेगा। सो एक बात है, तो भारतीय लोग असमंजस में आ गए, इसलिए कई लोगों ने उस समय क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया। तो ये सोशल इकोनॉमिक कॉजेस जो उस समय रहे, इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बाद में हम क्वेश्चन जब उठाएंगे तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए हर चीजों को अगर हो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस की। आर्थिक कारण क्या थे भारतीयों के, क्योंकि हर चीज के अपने, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, ये सब रीजंस थे। तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ इंग्लिश कंपनी डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। देखो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और मैं आपको बता दूं इसमें जो क्लॉथ्स मार्केट था पूरे वर्ल्ड का, हिंदुस्तान का क्लॉथ मार्केट सबसे बड़ा मार्केट था। यहाँ का बुनकर समाज, उसको वीवर्स कहा जाता था, वो अच्छे से कपड़े बनाते थे, हाथों से कपड़ा वो बना भारत का बहुत मार्केट में, जिसका बहुत डिमांड थी। तो ये हमारे जो ट्रांजिशनल इकोनॉमी स्ट्रक्चर था, जो सोसाइटी थी, उनको क्या कर रहे हैं अंग्रेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज वाज बैडली हिट बाय ब्रिटिश रूल। गांव को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, नहीं तो भारत के गांव आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, हुआ करते थे भारत के गांव, जहां चीज की कोई कमी नहीं थी। और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो लॉर्ड मैकोले आया था, उसकी पॉलिसी का हम सब अच्छे से आपको पता होगी, उसकी पॉलिसी के कारण भारत वास्तव में गुलाम हुआ था। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी बहुत मजबूत थी। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इम्पोज सेवर डिसेबिलिटी ऑफ फार्मर्स। हमारे देश के किसान बड़े संपन्न होते थे और उस समय जमीनें सबके पास होती, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जमींदारी एक्ट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये ऐसी कुछ पॉलिसीज लेकर आए जिससे भारतीय किसान क्या हो गए, मजबूर हो गए और धीरे धीरे क्या हो गए, गरीब होना स्टार्ट कर दिया। अंडर हैवी प्रेशर ऑफ टैक्सेशन, भारतीय लोगों पर टैक्स लगाया। पीजेंट्स रिसोर्टेड टू लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, भारतीय किसान क्या करने लगे, लोन लेने लगे। किससे? मनी लेंडर, जो स्वामी होते थे उनसे लोन लेना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो कर्ज के नीचे दबना स्टार्ट कर दिया भारतीयों ने। एंड ट्रेडर्स इमेजिन न्यू लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे ऐसे जमींदार लैंडलॉर्ड्स आ गए जिनके कारण भारतीय किसान जो छोटा तबका था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और मजदूर बन गया, लेबर बन गया। द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, 1813 में forced the Indian spinners and weavers out of employment as a large proportion of textile was new import from Britain। ये जो है ना स्पाइनर्स, सूत काटने वाले और कपड़ा बुनने वाले, बुनकर समाज जिनको कहा जाता है, ये लोग इस पूरी पॉलिसी के तहत फ्री ट्रेड पॉलिसी हो गई थी। फ्री ट्रेड पॉलिसी से ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान में आई, और जब हिंदुस्तान में आई तो उन्होंने सबसे पहले सारी चीजों को सस्ता कर दिया और भारत का मार्केट डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद ड्यू टू अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, बहुत सारी ऐसे नियम कायदे लगा दिए, हम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दी ताकि भारतीय अपना माल विदेशों में नहीं बेच पाएंगे। The commercial activities suffered on both international and inter levels, भारत के अंदर और पूरे विदेशों में। The renunciation of Indian industry increased the pressure on agriculture and land. Lopsided development resulted in pauperizations of the country in general. भारत के लोग गरीबी में, दरिद्रता में, भारत अंधकार में जाना स्टार्ट हो गया। तो इकोनॉमिक कॉजेज ने भारत की जो नींव थी उसको तोड़ दिया। तो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी जिसके खिलाफ भारतीय लोग इनके खिलाफ थे, ठीक है। तो हमने ये सारे कॉजेज देखे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कॉज। इमीडिएटली कॉजेज क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, ये इमीडिएटली कॉजेज ने ही पूरे 1857 के रिवोल्ट्स को हवा दी। और मैं आपको बता दूं ये कॉजेस का रीजन जो आप सबको पता है, चर्बी लगे कारतूस। तो क्या कारतूस थे, कौन सी राइफल थी और क्या करते थे, तो देखेंगे। द न्यू एनफील्ड राइफल हैड बीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी। देखो उसके पहले ब्राउन ब्रेस राइफल चलती थी। कौन सी राइफल है? ब्राउन ब्रेस राइफल। और ब्राउन ब्रेस राइफल जो होती थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। और एनफील्ड राइफल में क्या होता था,
जो राइफल्स का ढक्कन उसको खोल के आपको बारूद डालना होता, लेकिन उसको खोलने से पहले ढक्कन को आपको मुंह से खोलना होता था। और ढक्कन का जो स्पाइस होता था, जो ढक्कन होता था, उस पर जो पन्नी लगी होती थी उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाय जो है हिंदू रीति रिवाज में आपको पता है ये ऋग्वेद के समय इसको अधन्या माना गया, इसको मारा नहीं जाता, हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय। और जो सुअर है, पिग है, वो मुसलमान को उनकी हत्या लगती है। तो दोनों धर्म के सैनिक सबसे ज्यादा थे, तो दोनों में एक असमंजस की स्थिति हो गई। द कार्टिज हैड ग्रेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर कवर हुज एंड हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर द कार्टिज वॉज, यानी यूज करने से पहले आपको उसको मुंह से काटना होता है। लोडेड इन द राइफल द एरियाज वॉज इन सम इंसिस्टेंट कंपोज्ड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। बस गाय और सुअर की चर्बी का जो रीजन है, इसने 1857 की क्रांति को क्या दे दी, हवा दे दी। अब डियर, हम अगर बात करें, क्या अंग्रेज इतने बेवकूफ थे जो मानते थे कि भारत के लोग धर्म के मामले में कभी भी इतनी अनसुनाई नहीं करेंगे? तो क्या वो लोग इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया? तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं ऐसा नहीं, ये पहले से ही तय था। लेकिन अगर ये पहले से तय था तो इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? अंग्रेजों को कोई एक भी कागज का टुकड़ा नहीं मिला कि पहले से रिवोल्ट तय था, या कोई कभी राजाओं के बीच में बैठा कोई, इसका कोई सबूत अंग्रेजों को नहीं मिला। तो ये बोल सकते हो ये क्या रिवोल्ट था, कोई कारण था, या पूरा लोग अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ इंतजार कर रहे थे कोई एक छोटी सी घटना और हम अंग्रेजों के खिलाफ चले जाएं? क्या कारण थे इन सब चीजों को? तो इस सब चीजों को हमने सारे कारणों को चर्चा की। और भी अदर फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें कि इसके अलावा और क्या कारण रहे हों, तो मैं और कारणों पर भी फोकस डालना चाहूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशंस, रूइन ऑफ आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट। भारत का जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस अंग्रेज कर रहे थे, उसमें जो आर्टिसंस थे और हैंडीक्राफ्ट से, ये बुरी तरह से क्या हो गए, खत्म हो गए, ये अंग्रेजों के अधीन हो गए। इम्प्रिजनमेंट ऑफ रूरल प्रिजनरी इन इंडिया बाय हैवी टैक्सेशन। भारत के लोग बेरोजगार हो गए, दरिद्रता ने उनको घेर लिया और हैवी टैक्सेशन उन पर लगा दिए, तो जितने भी थे वो बर्बाद हो गए। रूइंस ऑफ लैंड्स, जमींदार्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस। जमींदार वर्गों का उदय होने लगा और जमींदार भारतीय किसानों का ही एक्सप्लोटेशन तेजी से करने लगे। फेमाइन एंड पॉवर्टी ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड ऑफ रेवेन्यू एंड हैड डिटरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में अकाल, गरीबी ये छाने लगी, किसानों के पास अपनी जमीनें नहीं रही और कम दामों पे वो अंग्रेजों की मजदूरी करने लगे। द रेनेसेशन ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। और भारत का जो एग्रीकल्चर था वो खत्म हुआ, और एग्रीकल्चर खत्म होने से जो विलेज इंडस्ट्री थी, जो सेल्फ सफिशिएंट थी, वो खत्म होना स्टार्ट हो गई। तो ये अदर फैक्ट भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिपॉय म्यूटनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसको सोल्जर क्रांति कहा जाता है, सैनिक विद्रोह था। तो ये सैनिक विद्रोह जो था, ये भारतीय किसानों ने, भारतीय जमींदारों ने, भारतीय छोटे राजाओं ने या भारतीय सैनिकों ने इसमें भाग लिया। तो कई लोग बोलते हैं दिस इज अ सिपॉय म्यूटनी, ये एक सैनिक विद्रोह है, ये सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो हम इस पर फोकस करेंगे कि भारतीय सैनिकों ने ये रिवोल्ट वास्तव में कहां से स्टार्ट किया, क्या हुआ और इस पर क्या चर्चा रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो देखेंगे इस पर, सबसे पहली चीज, ये रिवोल्ट स्टार्ट कहां से होता है, आपको अच्छे से पता है। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे। जी स्टूडेंट, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मंगल पांडे जो थे, ब्राह्मण थे, पांडे जी थे, और अंग्रेजों के बड़े चहेते थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने धर्म के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर आप उनकी नौकरी करो और अपना धर्म आप भ्रष्ट कर रहे हो तो वो भी एक बड़ी गलत चीज है। तो मंगल पांडे को कई लोगों ने ताने दिए कि आप कैसे पंडित हो, आप तो गाय और सुअर की चर्बी यूज कर रहे हो, और गाय और सुअर की आप चर्बी यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप अंग्रेजों के अधीन होते हो, अपनी जो कल्चर है उसको भी आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी अंग्रेजों। तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर मंगल पांडे ने वो जाकर देखी वो जगह, और वहां पर रिवोल्ट की शुरुआत वहां से होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप अंततम बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां से रिवोल्ट शुरू हो रहा है। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन देखा है, अब
पूरा रिवोल्ट देखेंगे हम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं कि 29 मार्च को जब बैरकपुर छावनी में ये बात पता चली तो मंगल पांडे से रहा नहीं गया, उसने देखा कि ये अंग्रेज तो हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, हम ईमानदारी से इनकी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद हमारे धर्म पे आघात, तो ये मंगल पांडे ने नहीं सहनी और यहां से रिवोल्ट की शुरुआत होती है। तो मंगल पांडे ब्राह्मण सिपोय अटैक एंड फायर द एडजुटेंट, जो वहां पर अधिकारी था उस पर फायर किया, ही किल टू ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर 34 नेटिव इन्फेंट्री। याद रखना है 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। एंड वो डिसबेंट द एंड सिपोय गिल्टी ऑफ रिबेलियन पनिश, उनको कुछ समय बाद फिर से फांसी पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि क्रांति में कुछ ही लोग थे, 10-15 उनके मित्र थे जिन्होंने किया था, बाकी रेजिमेंट्स के लोगों ने नहीं किया था। अब यहां पर 29 मार्च अप्रैल के पूरे महीने में कोई क्रांति नहीं होती, यानी कि अंग्रेजों ने इस बात को पूरा दबा दिया था। लेकिन अब हम इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखना, 9 मई 1857। ये 9 मई जो 1857 है ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये 9 मई 1857 जो है यहां पे आपको थोड़ी चीज फोकस करना पड़ेगा। यहां मेरठ में यहां से क्रांति की शुरुआत फिर से होती है। सिपोय ऑफ द 3rd कैवलरी रेजिमेंट ऑन द रिफ्यूज यूज द ग्रेस कार्टेज, यहां से इन्होंने फिर मना कर दिया कि हम, अंग्रेजों ने बात को दबा दिया था बीच में कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई चर्बी ले कारतूस लेगी, लेकिन मेरठ के जो सैनिक थे जहां तोप खाना हुआ करता था वहां के सैनिकों ने, 3rd कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने मना कर दिया, जो 85 थे। वेर कोर्ट मार्शल, उनका कोर्ट मार्शल एंड सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, उनको आजीवन कारावास तक की सजा सुना दी। ये हुआ। अब ऑफिशियल डेट याद रखना 10 मई, ये क्रांति की ऑफिशियल डेट है 10 मई 1857, 10 मई 1857 जिस दिन क्रांति हुई थी। द सिपोय ब्रोक द ओपन रिबेलियन एट मेरठ, जो क्रांतिकारी थे जिनको ये सब मिला था उन्होंने ओपन रिबेलियन कर दिया, स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। Their officers released their followers and headed towards दिल्ली, उन्होंने क्या कर दिया वहां पर किया और कई अंग्रेजों को, अधिकारियों को मारा, भगाया, आम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो पहुंच गए कहां, दिल्ली पहुंच गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट। 11 मई को 11 मई मेरठ म्यूटनाइज क्रॉस्ड ओवर टू दिल्ली एंड अपील टू द बहादुर शाह जफर, कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। बहादुर शाह जफर बैठे हुए थे, बहादुर शाह जफर को शायरी सुनने का शौक था इसलिए उनको जफर कहा जाता। तो उनको तो कोई मतलब नहीं था, उनकी एज भी 70+ हो चुकी थी। तो क्रांति के जब सैनिक पहुंचे तो उन्होंने जोश एक भर दिया उनके अंदर कि नहीं, आप अभी मुगल बादशाह और आपको भारत की कमान फिर से संभालना पड़ेगी, कि ये मुगल बादशाह फिर से अपनी तलवार को बुलंद कीजिए और अंग्रेजों को यहां से भगा दीजिए। तो बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, रिवोल्ट ऑफ 1857। कई बार पूछा था हु इज द हीरोज ऑफ 1857, कुछ लोग मंगल पांडे को लगाते, क्यों भाई, आमिर खान ने पिक्चर बनाई तो क्या वो होगा, नहीं, बहादुर शाह जफर इसके हीरो थे, क्योंकि पूरी क्रांति इन्हीं की उसमें लड़ी जा रही थी, बाद में हम समझेंगे। द पेंशनर्स ऑफ मुगल, मतलब ये पेंशनर हो गए थे मुगल और उनको शहंशाह हिंदुस्तान, इंपरर ऑफ इंडिया का टाइटल भी नहीं था, तो भारतीय सैनिकों ने बोला आप शहंशाह ऑफ हिंदुस्तान हो। ड्यूरिंग आउटब्रेक इन दिल्ली एंड वाज सीज्ड बाय द रिबेल्स, सम यूरोपियन इनहैबिटेंट्स ऑफ दिल्ली वेयर द शूट डेड, द लॉज ऑफ दिल्ली वाज अ सीरियस लॉस ऑफ प्रेस्टिंग ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ दिल्ली के अंदर। बख्त खान जो इनके सैनिक थे, इन सब लोगों ने क्या किया, कर दिया। तो याद रखना 11 से 10 मई यानी एक महीने के अंदर दिल्ली पर फिर से कब्जा किनका हो जाता है, बहादुर शाह जफर और क्रांतिकारियों का हो जाता है। ये डेट अच्छे से आप याद रखना सभी चीजों को। फिर क्या हुआ, जून 1857, 4 जून सोल्जर वॉज कैवलरी, 2nd कैवलरी, 1st नेटिव इन्फेंट्री म्यूटिनी इन कानपुर। देखो कानपुर में फिर क्या होने लगा, विद्रोह की शुरुआत हो गई और यहां पर आपको पता है कानपुर में भारतीय राजाओं का साथ देना स्टार्ट किया। फिर म्यूटनी हुई ग्वालियर में हुई, भरतपुर में हुई, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये सारी जगह हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जगह है, बिहार की भी जगह आती है। द सिविल रेबिलियन स्प्रेड थ्रू द, ये देखो सिविल रेबिलियन, भारतीय आम लोग भी इसमें भाग ले रहे थे। इंडो गंगेटिक, जहां गंगा का प्लान है वहां पर फैल गया। राजपूताना, सेंट्रल इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ बंगाल, इस चीज को याद रखना, राजपूताना में फैला, सेंट्रल इंडिया में फैला, सम पार्ट ऑफ बंगाल में भी फैल गया। उसके 1 जुलाई 1857 म्यूटनीज एट इंदौर, भी इंदौर में भी हुई,
होलकर्स, जो मैंने बताया कुछ राजा ऐसे थे जो डरते थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं जाते थे लेकिन उनका साथ भी नहीं थे। ऐसे में होलकर के इंदौर भी सपोर्ट कर, जो मऊ छावनी है वहां पर भी होता है। सागर, सर्टेन प्लेस इन द पंजाब लाइक झेलम, सियालकोट, यहां पर भी रिवोल्ट होता है 1 जुलाई 1857 को। 21 सितंबर था इंग्लिश रिकैप्चर दिल्ली, अंग्रेजों को क्या मिल जाता, फायदा मिल जाता, दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लेते। और दिल्ली में आपको पता है यहां पर जो बहादुर शाह जफर थे उनके बेटों को फांसी चढ़ा दी जाती है और इनको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर ले, इनको रंगून भेज दिया जाता है। नेक्स्ट 15 अक्टूबर रिवोल्ट स्प्रेड कहां पहुंचा, कोटा स्टेट में पहुंच जाता है, यानी राजस्थान वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 नवंबर 18 द रिवोल्ट्स डिबेट जनरल वेंडियंस आउटसाइड कानपुर, तात्या टोपे स्केप्स। देखो तात्या टोपे इस रिवोल्ट के ऐसे लीडर थे जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर, और मैं कुछ लीडरों के आगे आपसे चर्चा करूंगा जो इस क्रांति के मेन सूत्रधार थे, जिन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया था। 6 दिसंबर 1850 सर कर्नल कॉलिन कैम्पबेल विंस टू बैटल ऑफ कानपुर, कानपुर को जीत जाते हैं, ठीक है। फिर 14 मार्च 1858 लखनऊ रिकैप्चर बाय द इंग्लिश, लखनऊ वापस अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। 3 अप्रैल 1858 झांसी हार जाता है, लेकिन बिहार में कुंवर सिंह, फिर से कुंवर सिंह ऐसे लीडर रहे, आगे हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था। 5 मई 1858 इंग्लिश रिकैप्चर बरेली, जगदीशपुर, कल्पी, ये ऐसी जगह थी, रोहिलखंड वगैरह, जहां पहले अंग्रेजों से भारतीय लोग आजाद हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी पूरी आर्मी को मैनेज करके, डिसिप्लिन आर्मी को लगाकर फिर से कब्जा कर लिया। जुलाई दिसंबर 1858 इंग्लिश अथॉरिटी रीस्टेब्लिश इन इंडिया। देखो यानी 1 साल के अंदर उन्होंने फिर से अपने आप को रिस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। तो इन चीजों पर आप अच्छे से फोकस करिए। नेक्स्ट चीज है पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट, जमींदार एंड वीवर्स इन द रिवोल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये क्यों लोग ले रहे थे, अगर क्रांति सिपाही ने की, राजाओं ने की, तो ये लोग क्यों भाग ले रहे थे, इसके भी अपने कारण थे। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थी वॉज एक्सप्लॉइटिव इन द नेचर एन ऑर्डर ऑफ गेन मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, द लार्जेस्ट टू मेजर सेक्टर्स द इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसको बहुत ज्यादा क्या किया था उन्होंने, नुकसान पहुंचाया था। तो इन लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, चाहे वो किसान हो, जमींदारों और वीवर्स, इन्होंने भी इसमें भाग लिया। Following were to reason which caused major hardship of the Indians। भारतीय लोगों को निचोड़ दिया था एक तरह से, इतना मेहनत मजदूरी भारतीयों से कराते थे वो। एक्सेसिव डिमांड ऑफ रेवेन्यू बाय द कंपनी, बहुत ज्यादा डिमांड, जमींदारों के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता था। Peasants participated in the rebellion was provoked firstly over taxation and secondly by the fact that suppose themselves come from the village। भारतीय जो किसान थे उन पे इतनी ज्यादा टैक्स होते थे कि वो अपनी जमीन जितनी उसको बेच दे तब भी टैक्स नहीं चुका पाते, उनको जितनी आय होती थी, जितनी फसल होती उसको देने के बाद भी टैक्स नहीं चुका पाते, इसलिए किसानों ने इसमें भाग लिया था। इससे अच्छा कि इनका टैक्सेशन के बदले इनसे लड़ा जाए। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं और टैक्सेशन की बात करूं तो इसमें ये पूरी प्रोसेस आती है। महालवाड़ी एरियाज मैंने बताया था आपको, ये महालवाड़ी जो था ये पंजाब सेक्टर में लागू होता था। तो मोस्ट ऑफ द जो थे पंजाब के रीजन में भी जो किसान थे उन्होंने भाग लिया था। अवध द पीजेंट्स रोज द कॉल ऑफ ट्रेडिशनल एलिमेंट्स, देखो जमींदारी सिस्टम के खिलाफ, और तालुकदारी अवध में इनमें चलता था। तो यहाँ पे लार्ज नंबर लोगों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अपार्ट फ्रॉम द फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म पॉलिसी, इनकी जो फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म पॉलिसी थी इसके खिलाफ भारतीय लोगों ने क्या किया, बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेता है। और ये सारे रीजंस के मान सकते हो कि आम जनता ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए कई लोग बोलते दिस इज द नेशनल रिवोल्ट, दिस द वॉर ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं है, देश के राजाओं का विद्रोह नहीं है, कोई नेटिव रूलर्स नहीं है, इसमें सब लोगों ने भाग लिया था, भारतीय राजाओं। लेकिन अब लीडर्स ऑफ द 1857 देखो, ये बहादुर शाह जफर है, ये महारानी झांसी है, ठीक है, कुंवर सिंह है, मंगल पांडे, तात्या टोपे है, ठीक है, ये अलग अलग लीडर है उस समय, बख्त खान। तो लीडर ऑफ 1857 जो भारतीय क्रांति के सूत्रधार रहे, कहां से कौन कौन से लीडर इस 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे, इन पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे और हम ध्यान देंगे। देखो मैं बता दूं ये सेंटर पॉइंट्स थे उस समय के
कि मेरठ, दिल्ली, आपको पता है कोलकाता से यहाँ पहुंचा, फिर दिल्ली, फिर अवध, फिर कानपुर, झांसी, नागपुर, कुछ जगह पर यहाँ भी पहुंचा। लेकिन कुछ जगह ऐसी जैसे तमिलनाडु में, बता दूं, पूरी तरह से स्केप था। यहाँ तमिलनाडु में कोई भी वो नहीं था। इधर भी कुछ रीजन थे, यहां पर भी थे, लेकिन यहां नहीं था। ऐसे कई अलग अलग रीजंस थे, लेकिन ये मेन सेंटर हुआ करते थे, क्रांति के ये मेन सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ शुरुआत हुई थी बैरकपुर से। आपको पता है यहाँ के लीडर कौन थे? सबसे पहले मंगल पांडे थे। ठीक है, जहां से इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इन सब चीजों पर आप अच्छे से फोकस करिए। दिल्ली से बहादुर शाह एंड जनरल बख्त खान उनके सेनापति थे। दिल्ली में हकीम अशमुल्ला, चीफ एडवाइजर टू बहादुर शाह। ये हकीम हसनुल्लाह ये चीफ एडवाइजर थे। इनकी पेंशन बंद हो गई थी। ये बाद में कहाँ गए थे? कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो आप जानोगे नहीं, लेकिन वास्तव में क्रांति के सूत्रधार थे। कौन कौन थे मैं बता दो। हकीम अशमुल्लाह और कानपुर से अजीमुल्ला खान, एडवाइजर ऑफ नाना साहब। ये ऐसे लोग थे जो ब्रिटेन गए थे 1856 के पहले। इन्होंने क्रांति को वहां से जनरेट किया था। ये कुछ ऐसे तथ्य जो इतिहास के पीछे की चीजें, ये मेन लोग थे अजीमुल्ला खान और ये लोग। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। आपको पता है बेगम हजरत महल, बिजरिस कादिर उस समय वहां के नवाब थे। अहमदुल्ला, एडवाइजर ऑफ एक्स नवाब ऑफ अवध। कानपुर से नाना साहब थे, राव साहब उनके साथ उनके नेफ्यू थे। तात्या टोपे, इंपॉर्टेंट चीज तात्या टोपे। तात्या टोपे एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने उस समय फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड तक को भी लेटर लिखे थे कि क्रांति में हमारा सपोर्ट कीजिए। आप सोच सकते तात्या टोपे। और तात्या टोपे से अंग्रेज बड़े परेशान थे क्योंकि गोरिल्ला वॉर लड़ते थे। कौन सा वॉर लड़ते? गोरिल्ला वॉर लड़ते थे। और गोरिल्ला वॉर में किसी को जीतना नहीं देते। आपको पता है मराठा गोरिल्ला वॉर में सबसे फेमस थे। तो तात्या टोपे के कारण बड़े परेशान। तात्या टोपे बहुत बचवी झांसी से, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हीरोज ने कहा था मुझे पूरे रिवोल्ट में एक ही मर्द दिखाई दिया, वो थी रानी झांसी। और बिहार से जगदीशपुर दो भाई थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। दोनों भाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसके बाद हम देखेंगे इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली थे, जिन्होंने बड़े अच्छे से लड़ा था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ये इनसे क्वेश्चंस कुछ आए एग्जामों में। ही डिक्लेयर द रिवोल्ट एज जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। ये याद रखना, अंग्रेजों को जिहाद के ऊपर अगर रिवोल्ट किसी ने स्टार्ट किया तो वो कौन थे? फैजाबाद के मौलाना थे। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चिन्हट का वॉर लड़ा था अंग्रेजों को, जो काफी नुकसान हुआ था। इनको इतिहास में डंका शाह के नाम से जाना गया या नक्कर शाह के नाम से भी जाना गया। याद रखना, इन चीजों को ऐसी फोकस करने रहे। यानी फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने चिन्हट वॉर लड़ा, डंका शाह और नक्कर शाह के नाम से इतिहास में जाने गए। फर्रुखाबाद से तुफसाल हुसैन खान थे। बिजनौर से मोहम्मद खान। मुरादाबाद अब्दुल अली खान। बरेली से खान बहादुर खान। ये सब इंपॉर्टेंट लीडर रहे। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ चीजों को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब ब्रिटिश ऑफिशियल कौन थे? कौन ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहे जिन्होंने इस रिवोल्ट में कहां से वो लड़े थे? हम चर्चा करेंगे। जनरल जॉन निकोलसन, ये कहां से थे? लेकिन जनरल निकोलसन दिल्ली को कैप्चर कर से इनकी डेथ हो गई थी। फिर मेजर हडसन, इन्होंने बहादुर शाह उनके बच्चों को मारा था, ग्रैंडसन। सर ह्यूरोज व्हीलर, ये नाना साहब के खिलाफ लड़े। ठीक है, फिर बाद में सरेंडर। और कुछ लीडर ऐसे थे जो, जैसे नाना साहब है, बेगम हजरत महल है, और ये फैजाबाद के मौलाना। ये लोग फिर बाद में पकड़ाए नहीं, कहाँ गए? कुछ लोग बोलते नेपाल चले गए। ये अंग्रेजों के हाथों में कभी नहीं आए। हीरोज वगैरह ये याद रखना कि ये कौन कौन। जनरल नील रिकैप्चर्ड बनारस एंड इलाहाबाद। ठीक है, इन्होंने वापस, जनरल नील ने क्या कर लिया था, इनको वापस ले लिया था। ठीक है ना। उसके बाद कर्नल कैम्पबेल, द फाइनल रिकॉर्ड, कानपुर को इन्होंने 6 दिसंबर को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। हेनरी लॉरेंस, चीफ कमिश्नर ऑफ अवध, हु डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट रिबेलियन। लखनऊ के समय इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत अंग्रेजों को नुकसान भी इसमें बहुत हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने जीत भी लिया। विलियम टेलर एंड आई सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ आरा इन अगस्त। आरा एक इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पर रिवोल्ट को लड़ा था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें इसकी,
तो हीरोज जो थे जो रानी झांसी के साथ लड़े थे, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। सेंट्रल और कर्नल ऑनवेल कैप्चर्ड, इन्होंने बरास को कैप्चर किया था। ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो लड़ रहे थे। अब ये पूरा रिवोल्ट हिंदुस्तान में फैला, कई लड़ाइयां हुई, अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ और अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को लास्ट में लेकिन जीत लिया। तो रिवोल्ट ऑफ 1850, कॉजेज ऑफ फेलियर, क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति फेल हो गई। सबसे पहले हमने देखा कॉजेज क्यों हुआ, फिर कैसे हुआ, किन किन लोगों ने भाग लिया, लास्ट में फेल क्यों हुआ, आखिर क्या कारण थे कि हमारे लीडर जो थे इस क्रांति में फेल हो गए। तो हम चर्चा करेंगे द पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपके बीच में यूनिटी होना चाहिए। भारतीय राजा अलग अलग अपनी जगह लड़ रहे, रानी झांसी में लड़ रही थी, कुंवर सिंह बिहार में लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली लड़ रहे, तो कुछ कारण ये थे यूनिटी नहीं, एक साथ नहीं लड़ रहे थे कि सब एक जगह दिल्ली में इकट्ठा और हम आप यहां से क्रांति की शुरुआत की, वो नहीं था। पुअर ऑर्गेनाइजेशन था, पैसे भी ज्यादा नहीं थे। अमंग द रिबेल्स वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फेलियर। आप में एकता नहीं तो आप कुछ नहीं बोल सकते, है ना, इसके बोलते यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग। आपकी यूनिटी होना चाहिए तो आप मजबूत हो। सम अदर कॉजेज वेयर फॉलो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज ऑफ रिवोल्ट रिमेन लिमिटेड इनेबलिंग ऑफ इंग्लिश concentrate and utilize their strength effective against rebels in the limited area। अंग्रेज एक पॉइंट्स पे लड़ते थे और एक के बाद क्या करते थे, हमारे राजाओं को हराना स्टार्ट कर देते। इंग्लिश हैड बेटर रिसोर्सेज, मॉडर्न वेपन्स, मटेरियल्स ऑफ वॉर। हाँ, अभी भी घोड़े से, भाले से, तलवारों से इनसे लड़ते थे। अंग्रेजों के पास क्या था, मॉडर्न वेपन्स होते थे, तोप थी, राइफल्स थी जिनसे लड़ते थे। द टेलीग्राफ कमांडर इन चीफ वॉल इन्फॉर्म, उनके पास टेलीग्राफ था, इंफॉर्मेशन सेटल था। हम घोड़े से पहुंचाएंगे, कबूतरों को पहुंचाएंगे, उससे पहले टेलीग्राफ उनके पास जल्दी पहुंच जाता था, ठीक है। तो ये कुछ कारणों में से रहे। देयर वॉज अ लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस, भारतीय राजाओं जो थे उनमें भी एकता नहीं थी। मैनी नेटिव्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये याद रखना जो भारतीयों के साथ नहीं थे, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, द निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर एंड अदर रूलर ऑफ पटियाला, नवाब, जिंद, कश्मीर एंड मेनी अदर रूलिंग चीफ एंड बिग जमींदार एक्टिव हेल्प द ब्रिटिश सपोर्ट रिवोल्ट। ये भारत की वो रियासतें थी जिन्होंने भारतीयों को साथ नहीं दिया। आप सोच सकते हो, ये रियासत अगर भारतीयों के साथ होती अगर, तो हिंदुस्तान उस समय आजाद होता। द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस, ये मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ये भारतीयों के साथ नहीं थे, जो आगे आगे पार्टीज बनाएंगे और फिर भारत को आजादी की बात करेंगे, ये स्टार्टिंग में भारतीयों के साथ नहीं थे। ये अंग्रेजों को अच्छा मानते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान में कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्ट, दे वर रिबेल्ड, द रिबेल्स अपील्स superstition and their opposition of progressive social measures. Neither revolt the sepoy were inspired by high deals of patriotism and nationalism. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी देशभक्ति, आपका राष्ट्रवाद। ये शायद उस समय लोगों में नहीं था, लोग जानते नहीं थे कि क्या, लोग अपने महत्व के लिए लड़ रहे थे। अगर इसकी चर्चा अगर हम करें कि लोग अपने लिए भी लड़ रहे थे, लेकिन कम से कम वो लड़े तो सही, तो कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हो कि राष्ट्रहित की भावना थी। It was wide participation of peasantry and artisans in the revolt, which give it real strength of as well as the character of the popular revolt, especially in the area of present including Uttar Pradesh and Bihar. Most important कि यहीं पर सबसे ज्यादा यूपी बिहार, पूरा भारत में अगर एक साथ होता तो अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल होता। तो कुछ ये कारण थे फेल होने के। अब फेल होगा, लेकिन अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसके बाद देखेंगे इस क्रांति के बाद क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट हुआ कि अंग्रेज इसके बाद उन्हें क्या उन्होंने चेंज करना पड़ा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट, म्यूटिनी एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। द लिक्विडिटी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट इमीडिएटली रिजल्ट ऑफ द वॉर। सबसे पहले उन्होंने क्या खत्म किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत से खत्म ही कर दिया, ठीक है, अब वो नहीं रहेगी। द एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्ट लेकर आया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में एक सरकार बनेगी जो चलाएगी। वॉज यूज्ड थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज ट्रांसपोर्ट पावर फ्रॉम द कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब पावर कंपनी के पास नहीं रहेंगे, ब्रिटेन की महारानी क्या रहेगी, भारत की रूलर ऑफ अथॉरिटी रहेगी। दैट लेग डाउन द इंडियन शैल बी गवर्नेड बाय एंड द नेम ऑफ द सोवेरेन थॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये याद रखना, एक नया पद बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव का।
असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर, जो 15 काउंसिल के साथ भारत में शासन चलाएगा, जो ब्रिटिश जो अथॉरिटी उसके लिए काम करे। गवर्नमेंट मेड ए न्यू डिक्लेरेशन ऑफ देयर पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, दिस वाज डन इन द फॉर्म ऑफ द क्वीन प्रोक्लेमेशन इशूड इन 1858। भारत में महारानी का शासन और क्वीन ने एक वादा किया प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग कि अब इसके बाद भारतीय राजाओं को द न्यू पॉलिसी वॉज डिफरेंट टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स, इसके बाद भारतीय राजाओं को किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। क्या था इसमें, एक बार हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। द सिग्निफिकेंट एक्ट वॉज इनेक्ट वॉक ऑफ द रिवोल्ट इन 1857, द एक्ट नो एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक वो चाहते थे कि भारत में गुड गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो, उसके लिए कानून भारत में आया था। एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है, ट्रांसफर द पावर टू गवर्नमेंट टेरिटरी रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन, सारे अधिकार किसके पास चला जाते हैं, ब्रिटेन की महारानी के पास चले जाते हैं। फीचर ऑफ द एक्ट की और भी बात करें तो इसमें क्या क्या चीज रही, द इंडिया हैंसफोर वाज टू गवर्नमेंट एंड द नेम ऑफ द मैजेस्टी, इट चेंज डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसरॉय। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर जो पोस्ट आई थी वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी, अब यहां पे हो जाएगा वायसरॉय ऑफ इंडिया। भारत के पहले वायसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिन बने। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही है और फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिन ही है। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इंडिया, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे। इंडेड द डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ये चीजें आपको याद रखने लायक है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1773-1784 से स्टेब्लिश चार्टर एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट्स के अकॉर्डिंग ये यहां पर खत्म कर दी जाती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल अब यहां पर सरकार नहीं चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसकी हमने पहले भी चर्चा करी, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये नई चीज आती है यहां पर, ठीक है। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग यहां पर एक नई पोस्ट बनी विद द कंप्लीट अथॉरिटी कंट्रोल ओवर इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ नंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड द रिस्पॉन्सिव अल्टीमेट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर भारत में कुछ भी होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब किसको देना होगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। द एस्टेब्लिश 50, हमने बात की वही 50 मेंबर काउंसिल ऑफ 2 असिस्टेंट और एडवाइजरी बॉडी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। They constitute the Secretary of State Council as a body corporate capable of swaying and being swayed an Indian and England, ठीक है ना। Reorganization of the army, आर्मी में इसके पहले क्या होता था, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ के इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेज इसके पहले क्या करते थे। भारत में जो उनका रेशियो था वो था, जैसे अगर हम 10 की बात करें, 10 सोल्जर है तो उसमें रेशियो था 7:3, यानी 3 इंडियंस, 7 इंडियंस थे, 3 कौन थे, ब्रिटिश थे। अब इसके बाद उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया, 5-5 का कर दिया, 5 भारतीय तो 5 ही ब्रिटिश या यूरोपियंस रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज इन 1858, फिर से रीऑर्गेनाइज किया। प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन द इंडियन आर्मी वॉज इंक्रीज, ब्रिटिश संख्या उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दी। प्राइमरी यूज्ड maintain internal security while the Indian troops were organized and trained the service abroad the subjects Asian African territory of British influence। भारतीय लोगों को विदेशों में भेजना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सोशल कल्चर इंपैक्ट क्या हुआ, the old policy of promoting reforms and abandoned because it was content that was the policy which had been on the important causes of rising। वो मानते हैं कि क्यों धर्म और समाज में हम छेड़छाड़ करें, क्यों सती प्रथा जैसी चीजें बंद करें। इसके बाद आप देखो 1857 के बाद अंग्रेजों ने कोई भी सोशल और रिलीजियस कोई चेंज नहीं किया। द कॉजेज रिफॉर्म न्यू ओनली initiatives of Indians themselves and the continued by the basic policy of the government of India for over half of the country। Muslim resistance which had been growing Delhi before 1857 got eruptive shock। भारतीय राजाओं के बीच में जो यूनिटी थी, अब अंग्रेजों ने यहाँ के बाद क्या कर लिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। अब हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने गए। Significant of the revolt, there was a complete cooperation between Hindus and Muslims and at all levels, people to people, among soldiers and also among leaders। ये भारत में उस समय कोई बात नहीं थी कि हिंदू लड़ रहे हैं मुसलमान लड़ रहे हैं, सब एक होकर इस रिवोल्ट में लड़ रहे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। द मस्ट नॉट हैव दैट द लक्ष्मीबाई हैड द सॉलिड सपोर्ट ऑफ अफगान सोल्जर। लक्ष्मीबाई को अफगान आपने मूवी में देखा होगा, जो अफगान थे वो सपोर्ट करते थे। द इवेंट्स ऑफ 1857
डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड रीऑर्गेनाइज ऑफ द कम्युनल हार्मोनी, भारतीय लोगों के बीच में एक साथ आने का एक अच्छा समय था, लेकिन किसी कारण से ये फेल नहीं हो पाया। इसके पीछे की स्टोरी कुछ और भी बताते हैं। अब नेचर ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का नेचर क्या था, मतलब इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है। डिज़राइली एक विदेशी इतिहासकार भी रहे और वहां की पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ठीक है। उनका क्या कहना था इस पर, तो डिज़राइली ने कहा ए नेशनल रिवोल्ट, एक ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। डॉक्टर ताराचंद ने कहा स्पेशली मेडाइवल बट इफोर्ट्स पावरलेस क्लास टू गेट देयर लॉस्ट पावर। इन्होंने बोला कि भारतीय लोग जो थे मेडिवल में, मतलब इसमें एक पावरलेस क्लास जो थी, उन्होंने अपना पावर खो दिया। जे ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने बोला हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थी। उनका मतलब कि हिंदू मुस्लिम एक होकर क्रिश्चियनों को खत्म करना चाहते। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला नॉट ओनली सिपोय मेटनी फॉर्म द शेप ऑफ सिविल रिबेलियन, ये एक क्रांति नहीं थी, ये सिर्फ सोल्जर क्रांति नहीं थी, ये शेप ऑफ सिविल रिबेलियन, सभी लोगों का क्रांति थी। द रियल वॉज फॉर्म ऑफ फ्यूडलिस्टिक थ्रो सम नेशनलिस्ट डिमांड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें राष्ट्रीयता की भावना भी थी। आरसी मजूमदार ने बोला नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिया, ना तो ये भारत का राष्ट्रीय और ना ही पहला क्रांति है। एसएन सेन ने इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल अफोर्ड द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स टर्न बैक टू द बॉडी, मतलब जो अंग्रेजों की जो बैड पॉलिसी थी उनके खिलाफ रिवोल्ट था। टी.आर. होम्स ने बोला कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन बारबेरियन, इन्होंने बोला कि जो बारबेरियंस लोग हैं और सिविलाइजेशन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी। सबसे इंपॉर्टेंट वी डी सावरकर साहब ने क्या बोला, इन्होंने बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बार ये क्वेश्चन किया था, फर्स्ट टाइम किसने ये कहा था कि दिस इज ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय आजादी का पहला विद्रोह, ये किसने कहा था, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी ने ये कहा था। ये चीजों को आप याद रखिए। सर जॉन सीले ने बोली अनपेट्रोटिक एंड सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी, इन्होंने बोला कि ये तो पेट्रोटिक मतलब राष्ट्रपति और सेल्फिश लोग इसमें भाग ले रहे थे, ये अंग्रेज लोग थे। बिपिन चंद्र ने बोला द एंटायर मूवमेंट लैक्ड यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट आफ्टर द कैप्चर ऑफ पावर, यूनिफाइड नहीं थे, लार्ज में फैले हुए थे, लेकिन किसी चीज को एक इनमें रिकैप्चर करने का पावर नहीं था। हीरोज जो लक्ष्मीबाई के सामने लड़ा, उसने कहा हेयर ले द वुमेन, एक ही वुमेन जो मुझे वहां पर दिखी, हु वॉज द ओनली मैन अमोंग द रिबेल, ये पूरी क्रांति में एक ही मर्द हमें दिखाई दिया, वो कौन है, लक्ष्मीबाई है जो उनके सामने थे, ठीक है। अब ऑथर्स एंड बुक ऑफ द रिवोल्ट, उस समय ये भी इंपॉर्टेंट, जो 1857 क्रांति हुई उस पर इंपॉर्टेंट बुक्स जो बाद में लिखी गई कौन कौन सी थी और कौन कौन उनको लिखने वाले थे। डॉक्टर एस.एन. सेन ने लिखा है 1857, इनकी बुक जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है 1857, ये याद रखना। जॉन के ने लिखा हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया कंप्लीटेड, ये इनकी बुक है जो इंपॉर्टेंट है। बाद में कर्नल जी.बी. मेल्सन ने इसको कंप्लीट किया था। एस बी चौधरी की बुक है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, ये बुक का नाम है। और बी.सी. मजूमदार ने बोला था सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस बुकों के नाम रहे। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे बुक्स। एटी इम्ब्रेंस ने कहा, इनकी बुक थी 1857 इन इंडिया, 1857 की भारत में क्रांति। एरिक स्टोक्स ने कहा द पीजेंट्स एंड द राज, जो राज है मतलब भारतीय लोग किसानों का, इन्होंने इसके लिए रिवोल्ट लड़ा। एच.पी. चट्टोपाध्याय ने बोला सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857, पी.सी. जोशी ने बोला रिबेलियन ऑफ 1857, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1857 और वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अशोक मेहता ने 1857 एज अ ग्रेट रिवोल्ट। ये इंपॉर्टेंट बुकों के नाम है। अब डियर स्टूडेंट यहां से हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां से आपको अच्छे से फोकस करना है, इसमें कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब हमने चर्चा की थी आपके बीच में कि हम कुछ आपकी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन हमने आपको लिए यूपीएससी प्रीलिम्स, एनडीए, सीडीएस
और आपका जो बाकी एफकेट वगैरह के पेपर हुए उनसे ये क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो द नेम ऑफ द रिवोल्ट फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिन्हट। देखो मैंने आपको बताया था कि चिन्हट का वॉर बीच में आया था, जहां पर हमने एक पर्सन की बात की थी, वो कौन है, अहमदुल्ला शाह की हमने चर्चा की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको सारे ही आंसर लेक्चर में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 अगस्त 1815 स्ट्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जहां पर द रिटर्न ऑफ बादशाही के लिए बात की थी। आजमगढ़ जो 1 साल तक उस समय आजाद था, बहादुर शाह के जो बेटे थे उन्होंने इस प्रोक्लेमेशन को किया था, और इसमें बोला गया था कि हिंदू मुसलमान दोनों एक आकर फिर से बादशाही को आगे लाए। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, Who among the following was known during the days of revolt 1857 as डंका शाह। 1857 क्रांति के समय कौन डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो मैं बताया डंका शाह, चिन्हट वॉर, नक्कर शाह के नाम से कौन जाना जाता? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद से इस क्रांति के लीडर थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा ऑथर्स, बुक्स और उनके ऑथर्स पूछे गए। तो आप अगर इस पूरी लिस्ट में आप पीछे जाओगे तो बुक्स और ऑथर्स आपको मिलेंगे। A.T. एम्बेरी की बुक है 1857 इंडिया। एरिक स्टोक्स व्यू द पीजेंट्स इन राज। S.V. चट्टोपाध्याय व्यू द सिपोय म्यूटनी 1857। और V.D. सावरकर की बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप 1 2 3 4 जहां आपको लग रहा है राइट आंसर, इन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पर आते हैं हम। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं आपको दिखने के लिए। द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 हु सेंट 3 लेटर्स टू किंग नेपोलियन III ऑफ द फ्रांस। फ्रांस के जो सम्राट थे उनको 3 लेटर पहुंचाए थे। किसने? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एक ही लीडर थे, ओनली तात्या टोपे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ए लीडिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट हु एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नेशनल रिवोल्ट नॉर अ मिलिट्री म्यूटिनी। किसने कहा था ये सिर्फ एक नेशनल रिवोल्ट है, ये मिलिट्री म्यूटिनी नहीं है? मैं बताया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे डिज़रायली, जिन्होंने ये बात बोली दिस इज ए नेशनल रिवोल्ट, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट, अब क्या कॉजेज थे जिसके कारण ये पूरा रिवोल्ट फेलियर हो गया? तो आप कॉजेज में जाके पढ़ सकते हैं, ये कॉजेज है, आप बिल्कुल इनको दे सकते। पहला, लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। बिल्कुल हमारा लिमिटेड टेरिटोरियल सोशल बेस था, हम कोई पूरे भारत में नहीं हो रहा था, ठीक है ना, सोशल बेस्ड। क्रूशियल सपोर्ट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज। भारतीय लोग जो थे, जो बड़े बड़े रियासत थे, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लीडरशिप। बिल्कुल हम में कोऑर्डिनेशन था, सेंट्रल लीडरशिप में भी एक नहीं थे। लेक ऑफ कोहेरेंस आइडियोलॉजी इन पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव। सब आइडियोलॉजी भी सबकी अलग अलग थी, इसलिए सब लोग लड़ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसमें आ जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। क्या इससे करेक्ट आपको बताना है? तो पहले ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट सपोर्ट बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद। बिल्कुल निजाम ऑफ हैदराबाद ने जो रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने किसको सपोर्ट किया? जो ब्रिटिशर थे उनको सपोर्ट किया। तो पहले ही सही हो जाएगा। लेकिन हम और भी अगर चीजें देखना चाहे, दीनबंधु मित्र वाज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। दीनबंधु मित्र की बुक नील दर्पण है, जो इंडिगो रिवोल्ट पे लिखी थी उन्होंने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है, तो ये तो सही होगा नहीं। द सिंधिया वाज गोल अ शेल्टर टू द रानी ऑफ झांसी। रानी झांसी को कोई सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मंगल पांडे लीड द सिपाही मार्च टू दिल्ली। इन्होंने मार्च दिल्ली लीड किया था और दिल्ली को, लेकिन नहीं, ये तो जो लीडर थे ये बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है, ठीक है। तो आप कहेगी राइट आंसर है वो ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857। क्या सही है उससे? ये भी है, द सेंटर ऑफ रिवोल्ट अफेयर पंजाब, राजस्थान एंड बंगाल। यहाँ रिवोल्ट हुआ था डियर स्टूडेंट, लेकिन सेंटर नहीं थे, ठीक है। सेंटर यूपी, दिल्ली और बिहार रहे हैं। द रिवोल्ट वॉज लीड बाय बेगम हजरत महल एट बरेली। बरेली से नहीं थे, बरेली से बख्त खान थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। दोनों ही ऑप्शन गलत, नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ इंडिया, ये ऐसे जो स्टेट द ब्रिटिश जो उनको सपोर्ट किया था, ठीक है ना, स्टेट्स टू द रेबेलियन। ये जो कलर दिख रहा है, जहां से इन्होंने छोटे छोटे जो रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, रिबेल में भाग लिया था, ये जो ब्लैक स्पॉट में, ये अंग्रेज ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के खिलाफ आई गई थी, ठीक है ना।
उसके बाद ये जो कलर आपको दिख रहा है ये क्या थी, स्टेट्स लॉयल टू ब्रिटिश विद आर्मी इन रिबेलियन, ये अंग्रेजों के लॉयल थी। और ये जो कलर दिख रहा है आपका, ये अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाली थी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे थे, कुछ ऐसी स्टेट थी जिनका कोई लेना देना नहीं था इन चीज़ों से, ये ऐसी स्टेट रियासत रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पूरा चीज़ रही। अब ये आपको थॉट बताना किसने इस इंडिपेंडेंट को ये बोला था, नेचर क्या बोला, इट वॉज ए नाइदर ऑफ फर्स्ट नाइदर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही तो ये पहला और ना ही आज़ादी का पहला वॉर, ये बोला था आरसी मजूमदार साहब ने, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद सोशल रिलीजियस कॉजेज ऑफ 1857, इनमें से कौन से कारण है, तो पहला एबोलिशन ऑफ सती, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, बिल्कुल ये सोशल रिलीजियस कॉजेज में आते हैं। सेकंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1858, बिल्कुल मैंने बताया था सोशल रिलीजियस फैक्ट है। तीसरा अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेजली, नहीं सब्सिडरी अलायंस वेलेजली का नहीं, ये इकोनॉमिक कॉजेज में आता है, ठीक है, सोशल रिलीजियस में नहीं आता। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटायर इंडिया, बिल्कुल ये सोशल रिलीजियस कॉजेज में आता है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर आपको देना है। लोटस इन चपाती में आपको ये कुछ आंसर ऐसे बताओ जो उस समय फैक्चुअल से पूछे जाते हैं। लोटस इन चपाती यानी कमल और रोटी उस समय 1857 क्रांति के सिंबल थे, मतलब क्रांति के लीडर इनको लेकर घूमते थे और लोग इनको सपोर्ट करते थे उस समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पूछा है तो लॉर्ड वेलेजली, नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो लॉर्ड डलहौजी की है, तो ये कोई सपोर्ट नहीं करता, मैच नहीं करता। बैरकपुर से तात्या टोपे, नहीं बैरकपुर से तो कौन थे, मंगल पांडे थे, तो ये भी सपोर्ट नहीं करता है, मैच नहीं कर रहा है। अजीमुल्ला खान, तो ये एडवाइजर नाना साहब बिल्कुल मैच करता है, तो 2 मैच कर रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। राइट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और फोर्थ आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतने लेक्चर्स पे हमने चर्चा की और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है जो आपके लिए स्टार्ट की जा रही है, इसलिए इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के आप अगर घर पे बैठे तो आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज यहाँ पर आने वाली है, इसलिए सभी लेक्चर्स को अच्छे से सुने और ध्यान दीजिए, आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स।